नमस्कार, डिस्क्लोजर विद विनोद में आपका स्वागत है। और आज हमारे साथ डिस्क्लोज करेंगे कर्नल एस पठानिया। पठानिया साहब, आपका स्वागत है। थैंक यू विनोद जी। हमेशा की तरह इट्स अ ग्रेट टू इंटरेक्ट विद यू एंड लर्न समथिंग अबाउट द प्रेजेंट सिचुएशन। थैंक यू सर। पड़ोसी मुल्क पाकिस्तान, जिसको लेकर के आए दिन चर्चाएं चलती रही हैं, और जम्मू कश्मीर की राजनीति में भी और पूरे समूचे भारत की राजनीति में भी पाकिस्तान के रोल को लेकर के कहीं ना कहीं प्रश्न चिन्ह उठते रहे हैं। अटल बिहारी वाजपेयी जी ने कहा था, दोस्त दुश्मन बदले जा सकते हैं, पड़ोसी नहीं बदले जा सकते। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बिना न्योते के लाहौर भी जाते हैं। नई सरकार बनी है, शहबाज शरीफ वहाँ के प्रधानमंत्री बने हैं, और पहले ही स्टोक में उन्होंने कश्मीर इशू उठाया है। क्या कहेंगे आप कि नई सरकार के साथ हमारा तालमेल समन्वय बन पाएगा? देखिए विनोद जी, अगर हम जम्मू कश्मीर के हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव की बात करते हैं तो ये पिछले 77 साल से बोन ऑफ कंटेंशन रहा है। हमने 1947-48 में लड़ाई भी देखी, उसके बाद 65 भी हुआ, 71 भी हुआ, और इन सारी लड़ाइयों का जो मेन मुद्दा शुरुआत हुई थी वो ही थी कश्मीर के साथ, जो कि अभी उनको वो क्लेम करते हैं कि डिस्प्यूटेड टेरिटरी है। जहाँ तक इंडिया का सवाल है, इंडिया का स्टैंड है कि ये हमारी कंट्री का हिस्सा है और इसको कोई नहीं ले सकता है। अभी हम बात करेंगे प्रेजेंट इलेक्शन की। जो बात करते हैं, देखिए हमारे फेवर में क्या है। क्या हमारे फेवर में एक वो देश होना चाहिए जो एक फेल्ड नेशन है, जो एक रोग नेशन है, जो अपने पूरी दुनिया को टेररिस्ट स्प्राई कर रहा है, जो एक अनस्टेबल नेशन है विच इज़ ऑन द वर्ज ऑफ कोलैप्स, आर वी वांट ए नेशन विच इज़ स्टडी, विच इज़ फ्रेंडली, विच इज़ डेवलप्ड, सो दैट द थ्रेट विच इट इम्पोजेज अस उसको हम कम किया जाए। और सबसे बड़ी जो वरी वाली प्रॉब्लम है, ये पाकिस्तान एक न्यूक्लियर नेशन है, और न्यूक्लियर नेशन अगर हम ये सोच ही चलते हैं कि कल को पाकिस्तान पूरी तरह से फेल स्टेट बन जाता है, तो उस समय जो सबसे बड़ा खतरा ना सिर्फ भारत के लिए बल्कि पूरी दुनिया के सामने उभर के आएगा वो होगा न्यूक्लियर वेपन्स का। और जिस तरीके की तंजीमें और टेररिज्म को पाकिस्तान बढ़ावा दे रहा है, तो उसमें कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी कि कल को उनमें से एक आधा वेपन वो बाय डिज़ाइन दे दे जी। सो दैट वी हैव टू बी, इनफैक्ट एंटायर वर्ल्ड हैज़ टू बी वेरी कॉशियस अबाउट, एंड पीपल इसका लोग संज्ञान भी ले रहे हैं जी। अभी शहजाद शरीफ का अगर आप पिछला देखें, इनका जो इलेक्शन कैंपेन चला था, डेमोक्रेसी के नाम पे पाकिस्तान एक डब्बा है। वहाँ पे 4 मिलिट्री रजीम डिक्टेटर के रूप में आ चुके हैं, और अभी भी जो एस्टेब्लिशमेंट, जिसको वो एस्टेब्लिशमेंट बोलते हैं, विच इज़ बेसिकली लेड बाय द आर्मी, उसका बहुत बड़ा रोल है। जब इमरान खान को लाया गया था तो उस समय भी ये वाजवार उसकी जो सरकार थी, एस्टेब्लिशमेंट, वो काम कर रहा था। अभी उन्होंने भाजपा की जगह नवाज शरीफ को लाने की कोशिश की थी। वो लंदन में एग्जाइल में थे, एक स्टेज स्क्रिप्ट लिखी गई, उस स्क्रिप्ट के अंदर इनको यहाँ लाया गया और इनको ये भरोसा दिलाया गया कि आप प्राइम मिनिस्टर बनेंगे जी। और वो भरोसा इसलिए दिलाया गया क्योंकि उन्होंने पूरी तरह से, पाकिस्तान जो मीडिया एक वर्ड यूज़ करता है, कि उन्होंने पाकिस्तान की जो इमरान खान की पार्टी थी उसको पूरी तरह से माइनस कर दिया। इमरान खान को जेल में डाल दिया, उनके कार्डर हज़ारों की संख्या में कर दिए, उनकी जो पार्टी को जो सिंबल था, इलेक्शन सिंबल, वो उनसे ले लिया गया थ्रू जुडिशरी। सो इट वाज ए टोटल कैटास्ट्रॉफी। उसके बावजूद भी आर्मी को जो सबसे बड़ा सेटबैक लगा कि जब इमरान के जो सपोर्टर थे वो सड़कों पे आए, उन्होंने खुल के वोट दिया। अभी उसके बाद पाकिस्तान की गवर्नमेंट को समझ नहीं आ रहा था कि धांधली की भी एक देखिए लिमिट होती है, उसके आगे आप नहीं जा सकते हैं, क्योंकि डेमोक्रेसी नाम के लिए तो आप हैं, और उसके बाद जो पूरा इंटरनेशनल मीडिया है, इंटरनेशनल कंट्रीज है, वो आपको देख रहे हैं। तो वहाँ पे फिर वो क्या शुरू हो गया। तो लोग तो ये कहते हैं कि पाकिस्तान में 2 बार इलेक्शन हुए, एक 8 तारीख को हुआ था, एक 9 को हुआ था जी। उसके बाद ही सारी चीज़ें बदलती गई, और फाइनली नवाज शरीफ प्राइम मिनिस्टर बनना चाहते थे, लेकिन उनको तकरीबन 70 या 80 सीटें मिली, 70 के करीब। और उसके बाद जो सेकंड लार्जेस्ट थी वो थी पीपल्स पार्टी, जिसमें जरदारी साहब और उनका बेटा था बिलावल भुट्टो। इंडिपेंडेंट कैंडिडेट जो खड़े किए गए इमरान की पार्टी की तरफ से, उनको सबसे ज़्यादा तकरीबन 100 सीटें मिली, लेकिन उनके पास तो कोई सिस्टम नहीं था जिससे वो पावर में आते। तो फाइनली इन्होंने वो पूरी जो है निगोसिएशन करने के बाद, नवाज शरीफ ने भी सोचा कि मेरे को क्लियर मैंडेट नहीं मिल रहा है तो मैं आगे क्यों आऊँ, उन्होंने शहबाज शरीफ का नाम रख दिया। और इस समय जो क्यास लगा जा रहे हैं कि इसकी गवर्नमेंट की जो लाइफ है बहुत शॉर्ट लिव्ड होगी जी। बिलावल भुट्टो साहब, मेरा सवाल ये है कि रजीम बदला है,
370 5 अगस्त 2019 को 370 में संशोधन हुआ, 35 से रिपील कर दिया गया। उसके बाद कश्मीर मसला हमारे एंड से ऑलमोस्ट फिनिश हो चुका है। क्या ये दोबारा से रिवाइव करने की कोशिश करेंगे अपने सर्वाइवल को लेकर के? देखिए, जहाँ तक पाकिस्तान में कोई भी गवर्नमेंट आए, कश्मीर का इशू अगर वो सुलझाना चाहते हैं तो उस गवर्नमेंट की जो क्रेडिबिलिटी है वो ख़त्म हो जाएगी। उनका जो एजेंडा है पावर का वो पूरी तरह से ख़त्म हो जाएगा। तो आप इमरान खान देख लिए, वो भी यही राग आलापते थे। इसमें एक एक्सेप्शन है, वो है नवाज शरीफ। लेकिन नवाज शरीफ या शहजाद शरीफ तभी इस बात को आगे बढ़ा सकते हैं जब उनको आर्मी का अप्रूवल मिलेगा। और देखिए, आर्मी का अप्रूवल क्यों नहीं मिलेगा, उसकी वजह है, कल को अगर हम ये मान के चलते हैं कि इंडिया और पाकिस्तान के रिलेशन जो है वो पुख्ता होते जा रहे हैं, तो आर्मी की रेलिवेंस जो है वो बहुत कम हो जाएगी। उनके पास जो डंडा है जिसको वो यूज़ करते हैं वो चला जाएगा। और आर्मी वैसे ही बहुत ही बदनाम लोग हैं। इनके ये जनरलों की आप देखिए प्रॉपर्टीज़ है, इनके पॉलिटिशियन की बाहर प्रॉपर्टीज़ है, ये लोग ड्रग ट्रेड में शामिल है। तो क्यों ये एस्टेब्लिशमेंट ये कोशिश करेगा कि एक डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट आए, वो अपने रिश्ते जो है इंडिया के साथ जो पाकिस्तान के हित में हैं, लेकिन ये जो आर्मी वाले हैं ये सिर्फ अपना वेस्टर्न इंटरेस्ट लेके चल रहे हैं और उस चक्कर में पाकिस्तान जो है आने वाले समय में पूरी तरह बर्बाद हो जाएगा। पठानी साहब, नई रजीम आने के बाद, नई गवर्नमेंट, नई हुकूमत आने के बाद क्या आपको लगता है कि आतंकी गतिविधियों में इजाफा होगा? देखिए, अभी शहजाद शरीफ आया है। मैं जब बात करता हूँ कि कश्मीर इनकी इम्बिलिकल कार्ड है, उसके बगैर ये सर्वाइव नहीं कर सकते हैं। अभी ये शहबाज शरीफ की गवर्नमेंट क्या डिमॉन्स्ट्रेट करेगी, क्या प्रोजेक्ट करेगी, इकोनॉमिकली आप देख लीजिए, स्ट्रेटेजिकली आप देख लीजिए, महंगाई के हिसाब से देख लीजिए, पॉलिटिकल जो डिसकंटेंट वहाँ पे चल रहा है वो देख लीजिए। अभी डाइवर्जन इनको चाहिए, और इनको डाइवर्जन कहाँ से मिलता है? इनके आर्मी का एक ISI है, वो बेले बैठे हुए हैं, उसको वो लगाएंगे और ये भरपूर कोशिश करेंगे कि अपनी डोमेस्टिक ऑडियंस को डाइवर्जन देने के लिए, उनका दिमाग हटाने के लिए कश्मीर या जम्मू में या इंडिया में जहाँ भी इनको मौका मिलता है, ये आतंकवादी रिलेटेड जो एक्टिविटीज़ हैं इनको बढ़ाएं। उसके लिए हमें पूरी तरह से सब तैयार रहना पड़ेगा। पठानी साहब, 5 अगस्त 2019 के बाद में आतंकवाद में बदलाव आया है, आतंकवाद में कर्टेलमेंट हुई है, आतंकी गतिविधियों में। देखिए, अगर हम फिगर देखते हैं, देखिए पहले क्या था, हुर्रियत डोमिनेटिंग फैक्टर था, अपने कैलेंडर निकालते थे, हड़ताल होती थी, स्टोन पेल्टर बहुत बड़ी थी। और उसके बाद जो टेररिस्ट रिलेटेड इंसिडेंट थी, इनको हम 3 कैटेगरी में देख सकते हैं। सिविलियन की फैटेलिटी, आर्मी के ऊपर अटैक और ओवरऑल इंसिडेंट ऑफ टेररिज्म। ये तीनों में कोई शक नहीं है कि कमी आई है। लेकिन इसके साथ ही जो चिंता वाली बात ये है कि पहले पाकिस्तान की जो स्ट्रेटेजी थी, एपिसेंटर जिसको हम बोलते हैं टेररिज्म का, वो कंबाइंड विद नार्को टेररिज्म। 2 थ्रेट है हमारे पास, टेररिज्म एंड नार्को टेररिज्म। वो पहले कश्मीर तक सीमित था, रजौरी पुंछ आप देख रहे हैं बिल्कुल शांत था पिछले 20-22 साल से। और पिछले 3-4 साल से वो जो इंसिडेंट वहाँ पे हुई हैं और जिस तरीके से हमारे जवानों की शहादत हुई है, उसके बाद अनंतनाग में एनकाउंटर हुआ जहाँ पे कमांडिंग अफसर और एक DSP की शहादत हुई थी। तो ये सारी चीज़ें ये बताती हैं कि ऑल इज़ नॉट वेल। इसके साथ ही एक और इशू देख के मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ, रोहिंग्यास और बांग्लादेशी इमिग्रेंट्स जी, वो एक बहुत बड़ा खतरा है। अभी गवर्नमेंट क्या कर रही है उसके लिए मेरे को पता नहीं। मैंने वेरियस फोरम में इस इशू को बड़े बार उठाया है कि वो एक हर जगह एक थ्रेट बन के आ रहा है। और अगर हम, दूसरी सबसे बड़ी बात है कि पॉलिटिकल पार्टी जो थी पुराने टाइम की, उन्होंने उनको बुलाया और उनको संरक्षण दिया, उनके कार्ड्स बनाए। तो ये सेंट्रल गवर्नमेंट को चाहिए। और हमारे पास इतना, वैसे भी वी आर द नंबर 1 कंट्री इन द वर्ल्ड एज पर द पॉपुलेशन कंसर्न। एम्प्लॉयमेंट की फिगर देखिए, वी रियली कैन नॉट अकोमोडेटेड सो मेनी पीपल। और एक जो रिपोर्ट है उसके हिसाब से 5 करोड़ जो लोग हैं वो इंडिया में इलीगली आ चुके हैं जी। तो आप ये देख सकते हैं कि हमारी जो ग्रोथ का जो पैरामीटर है वो कैसे आगे बढ़ेगा जी, और कैसे हमारी जो लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन है वो कैसे आगे बढ़ेगी, कैसे हम जम्मू एंड कश्मीर के अंदर टेररिज्म और नार्को टेररिज्म के ऊपर अंकुश लगा सकते हैं, उसके लिए हम क्या प्रयास कर रहे हैं जी। मेरे को कुछ नहीं दिखता है, फ्रैंकली मैं आपसे बात करूं, नथिंग इज हैपनिंग। हमने गॉड की मर्सी पे चीज़ों को छोड़ा हुआ है। जब उनका मन करता है वो अटैक करके चले जाते हैं, जब उनका मन होता है रिलैक्स करते हैं, और उसके बाद हम लोग सिर्फ रिएक्ट करते हैं। हम प्रोएक्टिव मूड में नहीं है जी, हम रिएक्टिव मूड में। और ये जो रिएक्टिव मूड है ये देश के लिए कहीं ना कहीं घातक सिद्ध होगा। जी। पठानिया साहब, नई हुकूमत के चाइना के साथ कैसे रिश्ते बनेंगे और USA के साथ, ये बड़ा इम्पोर्टेंट है।
देखिए, पाकिस्तान जो है वो स्ट्रेटेजिकली बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है दोनों के लिए। चाइना, रशिया एंड अमेरिका, तीनों के लिए। जी अफगानिस्तान की अगर आप सिचुएशन देखें, वहाँ तालिबान की हुकूमत चल रही है। जी पाकिस्तान और अफगानिस्तान के रिश्ते जो हैं लगातार बिगड़ते जा रहे हैं। पीछे उन्होंने उनके कुछ लाखों की संख्या में उनको जो वहाँ पाकिस्तान में रह रहे थे उनको वापस भेजा है। टीटीपी, तहरीक तालिबान पाकिस्तान, वो उनके बॉर्डर एरिया के ऊपर अटैक कर रही है। खैबर पख्तूनख्वा, बलूचिस्तान, उनकी जो लिबरेशन आर्मी है वो इनको पूरी तरह से एंगेज कर रही है। और सिंध के अंदर भी विरोध के सबर हमेशा से निकल के आते हैं। बिल्कुल। तो ये पाकिस्तान इतनी फ्रंट के ऊपर कैसे लड़ सकता है? जहाँ तक इनकी इकोनॉमिक सिचुएशन का सवाल है, आप ये मान के चलिए कि अगर इनकी इनकम 100 रुपये है तो उसमें से 75 से 80 रुपये इनको इंटरेस्ट में देने पड़ रहे हैं। तो ऐसा देश कभी ग्रो नहीं कर सकता। और उसके बाद इनकी जो पॉलिटिशियंस हैं और इनके जो आर्मी का जो इनके ऊपर दबाव है वो पाकिस्तान को कहीं ना कहीं ले डूबेगा। और मेरे को कोई लक्षण नज़र आ नहीं रहे हैं कि जिससे पाकिस्तान रिवाइव होगा और इसको दुनिया की कंट्री सपोर्ट करेंगे, क्योंकि ना ये अपने टेररिज्म नेशन की इमेज को सुधार कर रहा है। FATF का शिकंजा इनके ऊपर लगातार कसता जा रहा है। ग्रे लिस्ट से बाहर निकाला तो है यूएसए ने, देयर वाज ए पर्पस जी, बिकॉज दे वांटेड टू फैसिलिटेट जो ब्रिटेन के जहाज जाने थे यूक्रेन के लिए, उन्होंने उस रिलैक्सेशन के बावजूद में उनको गिफ्ट दे दिया। बट ये चीज़ें ज़्यादा देर नहीं चलती हैं। जब तक पाकिस्तान इंटरनली स्टेबल नहीं होता है तो हमारे लिए भी खतरा है, पूरी दुनिया के लिए खतरा है। लेकिन पहला स्टेटमेंट जो प्राइम मिनिस्टर का आया वो ये है कि हम आत्मनिर्भर बनेंगे आर्थिक तौर पर। इज इट पॉसिबल? देखिए, कैसे बनेंगे आप आत्मनिर्भर? जैसे आपने बताया कि उनका रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, या ऐसा कहें कि इंटरेस्ट कंपोनेंट में ही पूरे 70% उनका चला जाता है, तो ऐसे आत्मनिर्भर कैसे? मैं वही तो बोल रहा हूँ, आत्मनिर्भरता के लिए सबसे पहले आपको क्या चाहिए? अभी चाइना की हम बात करते हैं। चाइना की जो GDP है दैट इज़ अराउंड $18 ट्रिलियन। हम अपनी बात करते हैं, हमारी जो है तकरीबन 3.7 ट्रिलियन डॉलर्स। USA की जो इकोनॉमी है दैट इज़ अराउंड $28 ट्रिलियन। पाकिस्तान, इनकी तो देखिए फीफा, ये जो फुटबॉल की फेडरेशन है, उनके पास जितना पैसा है पाकिस्तान के पास उनसे भी कम है। तो ये आत्मनिर्भर कहाँ से बनेंगे? और आत्मनिर्भरता के लिए सबसे पहले आपको क्या डेवलप करना पड़ेगा? रिसर्च एंड डेवलपमेंट। चाइना का आप देखिए रिसर्च एंड डेवलपमेंट का जो पैसा है, या ये दूसरे तो देखिए इजराइल को देख लीजिए, 4.5% ऑफ GDP, 4.8%, कोरिया 4.5%, स्वीडन 3.2%। तो जब तक आपका रिसर्च और डेवलपमेंट का सेंटर नहीं बनेंगे ऑन ए लॉन्गर होराइजन, आप आत्मनिर्भर नहीं बन सकते। बिकॉज जब तक पैसे के बिना, वो कहते हैं ना, जब मनी मेक्स द मेयर गो, पैसा इनके पास है नहीं, दे आर फाइटिंग द बैटल ऑफ सर्वाइवल। बाकी जो जुमलेबाजी करनी है या स्टेटमेंट देने हैं वो देते रहते हैं और उनके अंदर कोई ज़्यादा मेरे को दम नज़र नहीं आता है। उन्होंने कहा कि G20 का हिस्सा भी पाकिस्तान को बनाया जाएगा। देखिए, अगर हम बात करते हैं, कोई भी जो ग्रुप बनता है उनके अंदर बेसिकली इट इज़ फोकस्ड एट इकोनॉमिकल ग्रोथ, जो इकट्ठे देश होके करते हैं। G7 ले लीजिए, G20 ले लीजिए। अभी पाकिस्तान जैसा नेशन जो ब्रिंक ऑफ डिज़ास्टर पे है, जहाँ पे लोगों को खाने को नहीं मिल रहा है, तो वो G20 ज्वाइन कर लें, G70 ज्वाइन कर लें, जब तक इंटरनल रिफॉर्म वो नहीं लाएंगे। और उसके लिए इनके पास वेरविदॉल भी नहीं है, ना इनके पास शक्ति है, ना इनके पास इच्छा है। ये सिर्फ पावर का वो करना चाहते हैं। अभी आप देखिएगा, साल 1.5 साल के अंदर किसी बात पे बिलावल भुट्टो जो है वो इनकी सपोर्ट विड्रॉ कर लेगा, फिर दोबारा इलेक्शन होंगे, तब तक इमरान अपने आप को स्टेबलाइज कर लेगा किसी तरीके से, जो 170 या 180 के ऊपर चल रहे हैं। तो चीज़ें बदलती रहेंगी, डायनामिक्स बदलते रहेंगे, लेकिन अल्टीमेटली इफ वन सी द द फ्यूचर ऑफ पाकिस्तान वेरी ग्लूमी एंड वेरी डार्क सर। पठानी साहब, आज भी प्रोटेस्ट हो रहे हैं वहाँ पे। इमरान खान के जो शेडो कैंडिडेट्स हैं वो बार बार प्रोटेस्ट कर रहे हैं, तो क्या ये प्रोटेस्ट जारी रहेंगे? ये भी एक कारण हो सकता है कि गवर्नमेंट टॉपल हो जाए, गवर्नमेंट को गिरा दिया जाए। देखिए, गवर्नमेंट तब तक टॉपल नहीं होगी जब तक बिलावल भुट्टो अपनी सपोर्ट विड्रॉ नहीं करेगा, और तब तक आर्मी नहीं जाएगी। जहाँ तक आर्मी नहीं, ये डिसीजन उसका था। बिकॉज जब उन्होंने नेगोशिएशन की, नवाज शरीफ को ये पता है कि ये जो अलायंस बना है ये ज़्यादा टिकाऊ नहीं है। उन्होंने बिलावल भुट्टो को ऑफर किया। बिलावल भुट्टो ने बोला कि मैं जब तक मेरे को लोग नहीं चाहेंगे मैं प्राइम मिनिस्टर नहीं बनूंगा। स्मार्ट एक्ट मार के निकल गया। उसने बोला कि चलो ये मौका है अपने बाप को, जारदारी साहब को, जिनका अपना एक बड़ा जी बदनाम सा पास्ट है,
उसको उन्होंने बोला हम तुम्हें राष्ट्रपति बना देंगे। और उसके बाद पाकिस्तान की इमरान खान की पार्टी की जो पॉपुलरिटी इस समय है, और अभी ये जो डिमॉन्स्ट्रेशन और प्रोटेस्ट कर रहे हैं, वो आस्ते आस्ते आने वाले समय में जब इनका सारा क्लियर हो जाएगा सिस्टम, तो नेक्स्ट गवर्नमेंट विल बी फॉर्म बाय तहरीक-ए-इंसाफ पाकिस्तान। आई एम वेरी श्योर अबाउट इट। जी, जिस तरीके से जो हालात बने हुए हैं और पीओके में ह्यू एंड क्राई मचा हुआ है लंबे समय से, और वो चाहते भी हैं भारत का सपोर्ट मिले, तो इस रजीम में उस रोल का वहाँ क्या भूमिका रहेगी? देखिए, ना सिर्फ पीओके, गिलगित बल्तिस्तान भी ले लीजिए जी, इनको दमन किया गया है बलूचिस्तान की तरह। इनकी जो रिसोर्सेज हैं, मिनरल रिसोर्सेज हैं, उनको एक्सट्रैक्ट करके डाइवर्ट करके पंजाब के अंदर डाल रहे हैं। तो वहाँ जो लोग हैं वो बहुत दुखी हैं, उनको अपना फ्यूचर नज़र नहीं आता है और वो खुल के बोल रहे हैं। अभी अगर वो इंटरनल डिसेंट एक ऐसे क्रेसेंडो पे पहुंचता है, देखिए इंडिया डायरेक्टली इंटरफेयर नहीं कर सकता, उसकी वजह है चाइना के 6 डैम हैं, वाटर डैम गिलगित बल्तिस्तान एरिया में, उनकी जो सीपैक कॉरिडोर है वो वहाँ से गुजर रहा है जी। तो चाइना कभी ये परमिट नहीं करेगा कि इंडिया सीधा वहाँ पे घुसे। और इंडिया, लेट मी टेल यू, इट्स वेरी वेरी डिफिकल्ट कॉल, एंड इट्स ए वेरी वेरी डिफिकल्ट कॉल बिकॉज पाकिस्तान इज़ ए न्यूक्लियर नेशन। और पिछली बार कुछ रिपोर्टें भी आई थी कि जब हमने सर्जिकल स्ट्राइक की थी, उन्होंने अपने न्यूक्लियर की तैयारियां शुरू कर दी थी, बिकॉज वो सर्वाइवल की बात है ना, कि हाउ मच यू आर टेकन टू ए कॉर्नर। सो और पाकिस्तान की ये औकात तो है नहीं कि वो इंडिया के साथ कन्वेंशनल या न्यूक्लियर लड़ाई कर सके, लेकिन डेस्परेशन में और इनकी जो लीडरशिप है वो कुछ भी कर सकते हैं। तो इंडिया हैज़ टू बी वेरी वेरी सेंसिबल एंड मैच्योर बिफोर टेकिंग ए डिसीजन ऑफ दिस नेचर दैट। लेकिन अगर इंटरनली होता है, वहाँ सिचुएशन राइप होती है, तो व्हाई नॉट इंडिया शुड मूव इन। जी, एंड पीओके तो हमारा हिस्सा है, वी आर जस्ट रिटीविंग, वी आर नॉट ऑक्यूपाइंग ए न्यू टेरिटरी, ये हमारा हिस्सा है, हमारे पास होना चाहिए। हिस्टोरिकल मिस्टेक जो हुई है उसको सुधारना चाहिए, और इसमें हमें वर्ड ओपिनियन भी बनानी पड़ेगी, बिकॉज अल्टीमेटली पाकिस्तान जब भागेगा। वर्ड ओपिनियन कैसे बनाया जा सकता है? हालांकि हम तो देखिए, दिखते हैं अपने रेजोल्यूशन 1994 का रेजोल्यूशन पीओके से पार्ट एंड पार्सल ऑफ इंडिया। देखिए वर्ड ओपिनियन आस्ते आस्ते बन रही है जी। अगर आप देखेंगे, पहले जो यूएन का स्टैंड होता था, पाकिस्तान की हमेशा ये कोशिश रही है कि इसको यूएन में उछाला जाए, बाकी उसकी जो फ्रेंडली कंट्रीज़ हैं और ख़ासकर इस्लामिक कंट्रीज़ हैं उनको बताया जाए कि हमारे ऊपर जुल्म हो रहा है। वो चीज़ें आस्ते आस्ते कम हो गई हैं। यूनाइटेड नेशन ने ऑलमोस्ट ये कह दिया कि अभी हम इसमें इंटरफेयर नहीं करेंगे, दोनों देशों के बीच का मामला है। यूएस से कभी कभी ऑफर करता है मीडिएशन का, बाद में वो विड्रॉ कर जाता है। जिस दिन भारत को परमानेंट सीट मिल गई यूएन सिक्योरिटी काउंसिल में, उसके बाद आप देखेंगे कि बदलाव आना शुरू होगा। और हमारे जो वी हैव टू वेट फॉर द राइट मूवमेंट टू मेक इट ए कॉल कि अभी हमने करना क्या है। पॉसिबल भी है, नथिंग इज इम्पॉसिबल, एंड लेट्स होप द गुड थिंग्स हैपन एंड वी गेट द प्लेस विच वी आर लॉस्ट, बिकॉज हुसएवर फॉली, अभी नेहरू को गालियाँ दें, उसको गालियाँ दें, उसको कोई फर्क नहीं पड़ता है, बिकॉज दैट्स ए पास, बायगॉन्स आर बायगॉन्स। We have to see in a very, very strategical manner, considering the national interest, that is what is good for us and when is the right time to call it. जी, कर्नल पठानिया, क्या चीज़ें हार्डल क्रिएट कर रही हैं कि संयुक्त राष्ट्र सिक्योरिटी काउंसिल में हमें स्थायी सदस्यता नहीं मिल पा रही है? कौन कौन सी कंट्री ऑब्जेक्ट करती है और कैसे इस हर्डल को पार किया जा सकता है आपके देखिए, लिए? सबसे बड़ी जो कंट्री जो हमारा अपने आप को दोस्त भी बताते हैं, यूएसए। जी, यूएसए जो है दैट इज़ अ डिसाइडिंग फैक्टर, दैट्स ओनली सुपर पावर इन द वर्ल्ड एट द मोमेंट। जी, यूएसए जो है बाकी कंट्रियों को इन्फ्लुएंस भी कर सकता है। तो जिस दिन ये यूएसए चाहेगा कि इंडिया सिक्योरिटी काउंसिल का परमानेंट मेंबर मिल जाए, और वीटो वाला जो कंसेप्ट है, बिकॉज अगर यूएसए ये प्रपोजल लाता भी और चाइना वीटो कर देता है, वीटो करता चाइना बात, सो सर्टन अमेंडमेंट्स हैव टू बी मेड इन दैट राइट ऑफ वीटो। मान लीजिए अभी अगर आप करते हैं कि 5 वहाँ पे सिक्योरिटी काउंसिल के परमानेंट मेंबर हैं, अभी एक के कहने से वीटो नहीं आना चाहिए। दे शुड बी सिस्टम कि भाई आप वोटिंग कीजिए, हाँ, यस, मेजॉरिटी 2 to 3 या 3 to 2 एंड देन द कॉल इज टेकन। yes. तो ये वीटो पावर इन नेशन ने इसलिए बनाई थी कि वो अपना अपना जो पुराने समय में अपना जो प्रभुत्व है और अपनी जो ताकत है उसको दर्शाना चाहते थे। बट इट्स टाइम नाउ दैट सर्टन अमेंडमेंट्स आर मेड so that every country gets a equal opportunity, and the veto power which are exploitatory in nature, they are taken away.
कल पठानिया यूनाइटेड नेशन के रेलेवेंस पर भी आप सवाल उठने लगे हैं। देखिए वो एक जैसे हमारे यहाँ बड़ा अच्छा बोलते थे कि कांग्रेस के टाइम में सी वाज द केज पैरेट, तो तोता पिंजरे में था। तो यूएन की अगर मैं सिंपली आपको बोलूँ तो उनकी स्टेट भी यही है जी। दे आल्सो केज पैरेट, और उनका जो मालिक है उस तोते को जो खोल सकता है या उसको बंद कर सकता है वो है यूएसए। जी, यानी हमें अगर सदाई 10 सतह पानी है तो यूएसए के साथ हमारे बेहतर रिश्ते होने चाहिए। मैं तो देखिए मेंटेन करता हूँ। हम लोग अभी क्या कर रहे हैं कि हम कुछ वेपन्स एंड आर्मामेंट्स रशिया से ले रहे हैं, कुछ हम फ्रांस से ले रहे हैं, कुछ हम यूएसए से ले रहे हैं। जब भी हम रशिया या फ्रांस से लेते हैं यूएसए को तकलीफ होती है बिकॉज उनकी वेपन लॉ भी बड़ी यस। है। सो वी कैन नॉट से दैट वी आर कंफर्टेबल, अगर ये विदेश नीति का हमारा हिस्सा है कि हमने किसी को भी नाराज नहीं करना है जी। तो वो जो चीज़ है नो कंसिडरिंग द नेशनल एंड स्ट्रेटेजिकल इंटरेस्ट, ए कॉल हैज़ टू बी टेकन कि मैं किसके साथ खड़ा हूँगा। अगर हम दो नावों पे पैर रख के एक बहुत बड़ा फासला तय करना चाहते हैं वो पॉसिबल नहीं है जी। सो दैट इज़ अप टू द गवर्नमेंट ऑफ द डे एंड देयर स्ट्रेटेजिस्ट एंड थिंकर्स की व्हाट वी हैव टू do in interest of our nation, our growth and our ambitions are becoming a global power. जी, लेकिन पठानिया साहब हम रशिया को भी नाराज नहीं कर सकते और दोनों के साथ यूएसए को भी नाराज अफोर्ड नहीं कर सकते हैं। दोनों के साथ बीच का रास्ता कैसे निकल सकता है? सबसे ज़्यादा बीच का रास्ता चल रहा है अभी जी विनोद जी, अभी जो चल रहा है वो बीच का रास्ता है। ठीक है जी, लेकिन उसके बेनिफिट कोई नहीं हो रहा है। देखिए बेनिफिट नहीं होगा क्योंकि देखिए मैंने ये देखना है कि मेरे इंटरेस्ट कहाँ कहाँ पर हैं और उसके बाद मैंने अपनी प्रायोरिटी डिसाइड करनी है, नेशनल और स्ट्रेटेजिक एंड इकोनॉमिकल। ये तीन आप लेके चलिए कि इन तीन हेड्स के अंदर आई हैव टू डिसाइड माय प्रायोरिटी। अच्छा, उसके बाद अगर मिडिल पाथ की हम बात करते हैं, एक तो होता है 50-50 कि आधा उनसे ले लिया आधा उनसे ले लिया। दूसरा है कि ओके यू गिव इट ए रेशियो ऑफ 70-30, यू गिव इट 80-20। सो दैट कॉल हैज़ टू बी टेकन बाय द पीपल हु आर एक्सपर्ट इन दिस फील्ड। हम तो एक राय दे सकते हैं सर। जी, क्या नई सरकार के साथ भारत को बातचीत करनी चाहिए पाकिस्तान में? देखिए बातचीत के दरवाजे तो खुले रहने चाहिए। और एक अच्छी बात मैं आपके पास शेयर कर रहा हूँ, ये शहबाज शरीफ जो है वो डमी प्राइम मिनिस्टर है। सारे डिसीजन और जो कॉल आईएसआई और आर्मी चीफ ने लेने हैं, पॉलिटिकल डिसीजन की मैं बात कर रहा हूँ जी, दे विल बी इनिशिएटेड बाय नवाज शरीफ। ओके। नवाज शरीफ जो है समहाउ इज ए इंटेलिजेंट एंड वाइज मैन और वो चाहता है कि भारत और पाकिस्तान के जो रिश्ते हैं वो सुधरें क्योंकि उससे ज़्यादा नुकसान जो है वो पाकिस्तान को हो रहा है। हमें फ़र्क नहीं पड़ता, हमारे जो हम सामान बाहर बेचते हैं एक्सपोर्ट करते हैं उसमें कमी नहीं है। अभी ये पाकिस्तान में क्या हो रहा है कि अगर सपोज आपने यहाँ से शुगर 100 किलो शुगर भेजनी है, हमारे पास दो अमृतसर वाले खोला हुआ है, कश्मीर वाला भी खोला हुआ है। हम सामान बेचते हैं दुबई से पाकिस्तान में जाता है और 10 रुपये की जो चीज़ है उनको 40 रुपये में मिल रही है। तो सफरिंग इज़ ऑफ पाकिस्तान अवाम जी, जो सफरिंग है वो पाकिस्तानी अवाम की है। और ये जो पॉलिटिशियंस हैं अपनी ईगो के लिए और एक स्टांस दिखाने के लिए कि वी आर नॉट स्केयर ऑफ इंडिया एंड वी आर सेल्फ आत्मनिर्भर हैं हम और अपने देश की सुरक्षा कर सकते हैं, उस एजेंडे को गरीब लोगों तक पहुंचा रहे हैं, उनका मन बहला रहे हैं, उनको डाइवर्ट कर रहे हैं जी। लेकिन नवाज शरीफ के टाइम ही एक इनिशिएटिव लिया गया था प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा बिना इनविटेशन के, जिसको हम बार बार कहते हैं, विपक्ष के लोग कहते हैं कि बिरयानी खाने चले गए थे। लेकिन उसके बाद भी आपने कहा कि वो चाहते हैं कि दोनों मुल्कों के बीच में संबंध बेहतर हों अपने मुल्क की भी मजबूती के लिए, लेकिन उसके बाद उड़ी हुआ। देखिए मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ कि यहाँ पे दो चीज़ें हैं विनोद जी। एक है कि पॉलिटिकल डिसीजन, उसके बाद है उसका एग्जीक्यूशन। एग्जीक्यूशन जब तक एस्टेब्लिशमेंट या आर्मी अप्रूव नहीं करेगी वो पॉलिटिकल डिसीजन इम्प्लीमेंट नहीं किया जाएगा जी। अभी पाकिस्तान में डेमोक्रेसी को स्ट्रेंथन होना है, आर्मी या एस्टेब्लिशमेंट का रोल जो है वो आस्ते आस्ते कम होना है जी। और उसके बाद ही हम इस सिचुएशन पे पहुंचेंगे जहां पे पॉलिटिकल डिसीजन विच आर इन द इंटरेस्ट ऑफ द पीपल दे कैन बी इम्प्लीमेंटेड एंड एग्जीक्यूटेड एंड आवर रिलेशनशिप बिटवीन टू कंट्री इट इज़ मोर फ्रेंडली, more strengthened, where we are indulging in a trade and trying to cooperate with each other for the world peace and so on. प्रधान साहब बहुत बहुत शुक्रिया आपका। Thank you, thank you, Amit ji. Thank you, sir. तो दोस्तों बने रहिए देश दुनिया की खबरों के लिए और मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।